नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए साइंस यानी कि विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि हर एग्जाम में साइंस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्वात में। निर्वात को फ्रेंड्स हम वैक्यूम भी बोलते हैं और प्रकाश का जो वेग होता है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा निर्वात यानी कि वैक्यूम में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रकाश का वेग होता है सबसे पहले रोमर वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रकाश का वेग है सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? आपका आंसर होगा रोमर ने। और आपको ये पता होना चाहिए प्रकाश की जो गति होती है निर्वात में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लिख देता हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? आपका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी आपने याद रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में उसको 8.15 मिनट लगते हैं, यानी कि 8 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। कहीं कहीं पे आपको 8 मिनट 16 सेकंड भी दे देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में पूछा जाता है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या फर्क पड़ेगा? आपका आंसर होगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। मानव नेत्र में जो फ्रेंड्स आइरिस होता है उसका मेन काम क्या होता है कि आंख में जो प्रकाश जाता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि मानव की आंख पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना पर बनता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मनुष्य की आंख होती है उसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? आपका आंसर होगा रेटिना पर होता है, और रेटिना पर बनता है। और फ्रेंड्स जो मनुष्य की जो आंख होती है वो 576 मेगापिक्सल की होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। और आपको ये पता होना चाहिए मानव आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि मानव आंख की जो रेटिना होती है इस पे प्रतिबिंब या इमेज कैसा बनता है? आपका आंसर होगा वास्तविक तथा उल्टा। और फ्रेंड्स नेत्रदान में आंख के कॉर्निया हिस्से को दान दिया जाता है। कभी भी जो फ्रेंड्स नेत्रदान होता है उसमें पूरा आंख दान नहीं दिया जाता, कॉर्निया वाला हिस्सा हमेशा दान दिया जाता है। और स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया कहते हैं। आंखों का ऐसा दोष फ्रेंड्स जिसमें किसी भी इंसान को पास की चीज़ें दिखाई दे लेकिन दूर की चीज़ें जो होती है ना फ्रेंड्स वो दिखाई ना दे, उसे हम बोलते हैं मायोपिया या बोल सकते हो निकट दृष्टि दोष। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को पास की वस्तुओं जो होती हैं वो दिखाई ना दे, ठीक है, तो उस दृष्टि दोष को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये आपने याद रखना है। अगर दूर का ना दिखाई दे तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, और अगर पास का दिखाई ना दे उसको तो उसे हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्वनि तरंग किसमें नहीं चल सकती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, निर्वात में। ध्वनि तरंगे जो होती है यानी कि साउंड वेव जो होता है फ्रेंड्स वो निर्वात में नहीं चल सकती, यानी कि वैक्यूम में नहीं चल सकती है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है, आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि जो ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिकतम किस में होती है? इस्पात में होती है, या आप बोल सकते हो ठोस में होती है। कभी कभी ऑप्शन में ठोस दे देते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ध्वनि स्तर के मापन की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, ये भी आपने याद रखना है। और अवश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन और कि जो डॉपलर प्रभाव होता है इसका संबंध किससे है? आपका आंसर होगा डॉपलर प्रभाव का जो संबंध है फ्रेंड्स ध्वनि से होता है।
फ्रेंड्स जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और आज की वीडियो का जो फ्रेंड्स हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 25,000 लाइक का टारगेट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 310 केल्विन। केल्विन स्केल पर या बोल सकते हो केल्विन मान पर मानव शरीर का जो तापमान होता है 310 केल्विन होता है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। सेल्सियस स्केल पर फ्रेंड्स 37 डिग्री होता है मनुष्य का तापमान, ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का तापमान। और फ़ारेनहाइट पर 98.6 डिग्री होता है। आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो मानव शरीर का जो तापमान होता है ना 3 स्केल पे मापा जाता है। एक मापा जाता है केल्विन पर, जो मैंने आपको बताया कि स्वस्थ मनुष्य का कितना तापमान होगा 310 केल्विन, ठीक है, केल्विन स्केल पर। और वहीं अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल पर वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट स्केल पर वो होता है 98.6 डिग्री। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एग्जाम में पूछा गया है। 40 डिग्री तापमान ऐसा तापमान होता है फ्रेंड्स जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम होता है वो समान होता है। फिर से बताता हूँ, 40 डिग्री तापमान ऐसा होता है जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मीथेन। मीथेन जो होता है फ्रेंड्स ये बायोगैस का मुख्य घटक होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है मीथेन की, आपको ये पता होना चाहिए मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और ये बायोगैस का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी गैलीलियो। गैलीलियो जो फ्रेंड्स वैज्ञानिक थे इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो दूरबीन जो होता है ये एक ऐसा यंत्र होता है जिससे कि हम दूर की जो चीज़ें होती हैं उसको देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, JL बेयर्ड ने किया था। आपसे पूछा जाएगा थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था, डिवार ने किया था, ठीक है। और पूछा जाएगा कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक ने किया था। अपन ये सभी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम का मतलब होता है फ्रेंड्स एटम बम, ठीक है। एटम जो बॉम्ब होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम जो होता है फ्रेंड्स ये कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन को हम न्यूक्लियर फिजन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन भी बोलते हैं नाभिकीय विखंडन को। ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका आंसर होगा अनियोन्य प्रेरण पे, ठीक है। अनियोन्य प्रेरण को हम म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो नाभिकीय विखंडन है इसमें हमेशा हम यूरेनियम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि जिसको कि हम D2O भी बोलते हैं का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर जिसको कि फ्रेंड्स हम न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं, इसमें जो भारी जल का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स वो मंदक के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी पायरोमीटर द्वारा। सूर्य का जो फ्रेंड्स तापमान होता है वो पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। आपको पता होना चाहिए पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसे कि हम हाई टेम्परेचर को यानी कि उच्च तापमान को मापते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूर्य है इस पर जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो होती है हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और दूसरे नंबर पे फ्रेंड्स क्या होता है, हीलियम होता है। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है ना वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि सूर्य पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस अभिक्रिया द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन को फ्रेंड्स हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो ताप होता है इसका SI मात्रक होता है केल्विन,
ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने, क्योंकि यहाँ पे ताप की बात हुई थी ना और यहाँ पे सूर्य की बात हुई थी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी जीके की बुक लॉन्च होने वाली है, ठीक है। जो जीके की बुक होगी वो रवि स्टडी IQ जीके नाम से होगी। अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। जल्दी फ्रेंड्स आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी बुक, ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हो। रवि स्टडी IQ जीके नाम से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या फ़र्क पड़ता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, घट जाता है। साबुन को फ्रेंड्स जब भी हम जल में घोलते हैं, जो पृष्ठ तनाव होता है वो हमेशा घट जाता है। पृष्ठ तनाव को फ्रेंड्स हम सरफेस टेंशन भी बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। और कभी भी अगर हम साबुन को जल में घोलते हैं, जो पृष्ठ तनाव होता है वो घट जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि बरसात की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्योंकि? इसका आंसर होगा तेल का जो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव होता है वो जल से कम होता है। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भूस्थिर उपग्रह। भूस्थिर उपग्रह को फ्रेंड्स हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं, का आवर्तन काल कितना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 24 घंटे का। भूस्थिर उपग्रह जो होता है फ्रेंड, जैसे कि हम जियो स्टेशन सैटेलाइट बोलते हैं, इसका आवर्तन काल होता है 24 घंटे का। यह आपने याद रखना है। फ्रेंड्स देखो, अगर इसका ये जो भूस्थिर उपग्रह है इसका आवर्तन काल 24 घंटे का होगा, तो आपको ये भी पता है कि फ्रेंड जो पृथ्वी है, ठीक है, अपने अक्ष पर पूरा घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। और अगर ये सैटेलाइट भी जो है अगर 24 घंटे का टाइम लेगा घूमने में, तो फ्रेंड इसलिए जो पृथ्वी का जो फेस होता है और इस सैटेलाइट का जो फेस होता है बिल्कुल आमने सामने होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भूस्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है। कभी कभी आपको एग्जाम में 36,500 भी दे देंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंड चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। अगर आपका वजन पृथ्वी पे 60 किलो का होगा, ठीक है, 60 किलो का, और जब भी आप चंद्रमा पे जाओगे तो आपका वजन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 10 किलो का हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाल्टी में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बाल्टी में पानी का तल डैश रहेगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, समान रहेगा। किसी बाल्टी में फ्रेंड्स अगर किसी बाल्टी में पानी है और उसमें बर्फ़ तैर रहा है, जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगा तो फ्रेंड्स जो बाल्टी का जो पानी का तल होगा, यानी पानी का जो लेवल होगा ना फ्रेंड्स, वो हमेशा समान रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर इसमें पानी है और इसमें बर्फ़ पड़ा हुआ है, बर्फ़ जब पिघल जाएगा तो पानी ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जितना जब बर्फ़ डला हुआ होगा, जितना लेवल उस टाइम होगा, पिघलने के बाद भी उतना ही रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर कोई भी जहाज है, ठीक है, वो नदी में चल रहा है और जब वो समुद्र में आ जाता है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फ्रेंड्स ये होगा कि जहाज का जो स्तर है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? बर्फ़ पानी से हल्की होती है, ठीक है, बर्फ़ पानी से हल्की होती है, यानी कि जो डेंसिटी होता है बर्फ़ का वो पानी से कम होता है, लेकिन अल्कोहल से भारी होता है, इसलिए फ्रेंड्स अल्कोहल में डूब जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के डैश होता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, अधिक होता है। साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है फ्रेंड्स, ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो दाब की बात हुई थी, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि साबुन के बुलबुले के जो अंदर का दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दाब का जो फ्रेंड्स मात्रक होता है ये पास्कल होता है, ये आपने याद रखना है।
वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट तूफान का सूचक होती है। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि जो वायु दाब मापी होती है, यानी कि जो बैरोमीटर होता है, उसकी रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आती है तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन होता है, मतलब किस चीज़ का सूचक होता है? आपका आंसर होगा तूफान का सूचक होता है। और पूछा एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? आंसर होगा क्योंकि वहाँ ऊपर जाके वायु दाब घट जाता है। फिर जितने भी आपको मैं एडिशन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जब आपको मैं सभी क्वेश्चन करवा दूंगा इस वीडियो में, उसके बाद सभी क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से रिवीजन भी करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में। और लास्ट में फ्रेंड 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है, टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का फ्रेंड्स मात्रक होता है ल्यूमेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई होती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ये भी आपने याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों के ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण फ्रेंड्स ऐसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप पौधों के ऑक्सीजन का निकास होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण को फ्रेंड्स हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और फ्रेंड जो पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जो पत्तियों का रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु आयन पाया जाता है। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपने करंट अफेयर डेली पढ़ना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है करंट अफेयर चैनल का। डेली PDF भी मिलती है वीडियो, हर वीडियो की। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, करंट अफेयर्स बाय रवि। एक और चैनल है जिसका नाम है बेस्ट एग्जाम, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड, जाके आप सब्सक्राइब करिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जो होता है फ्रेंड्स, ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है। फ्रेंड जो न्यूटन की जो वैज्ञानिक था, इसने 3 नियम दिए थे, ठीक है, गति के। और जो पहला नियम था उसको जड़त्व का नियम या बोल सकते हो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये कहा था न्यूटन के तीसरे नियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आंसर है ऑप्शन सी, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट होगी यानी अनंत होगी। जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो फिर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अनंत बनेंगे, यह आपने याद रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं ना फ्रेंड्स, वो जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शेविंग के लिए यानी दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो भी अवतल दर्पण होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो ये है कि पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह प्रयोग में आता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वो किस तरह के लेंस की तरह प्रयोग होता है? अवतल लेंस की तरह प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी जो होता है फ्रेंड्स, ये स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, लोहा। लोहा जिसका सिंबल होता है फ्रेंड्स Fe, ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। और फ्रेंड्स जो हमारा रक्त होता है उसका रंग लाल जो होता है ना फ्रेंड्स, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना होता है।
मानव शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी रक्त से जुड़ा हुआ पूछा गया एग्जाम में कि जो मानव शरीर में रक्त की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, आंसर होता है डायलिसिस। और आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि स्फिग्मोमैनोमीटर जो यंत्र होता है इसके द्वारा हम रक्तदाब को मापते हैं। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का और इसके बाद सभी का रिवीजन है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलता है और ठंडी होने पर संकुचित होता है। फिर देखो जो रेल की पटरियाँ होती हैं, ठीक है, आप देखते हो कि जब रेल के जो जॉइंट्स होते हैं ये वाले, ठीक है, इसके बीच में हल्का सा स्पेस डाला होता है। फ्रेंड्स ये जो स्पेस होता है, मतलब ये जो खाली जगह होता है वो क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स गर्मियों में क्या होता है कि जो धातु होता है ना वो फैलने लग जाता है, ठीक है, इसलिए स्पेस डालते हैं यहाँ पे। और जब ठंड होता है तो वो क्या करता है, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, यही कारण होता है इसमें। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन करवाए डिटेल में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन। फ्रेंड्स अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? आंसर है निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है? आंसर है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ध्वनि तरंग किस में नहीं चल सकती है? आंसर है निर्वात में। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? आंसर है 310 केल्विन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? आंसर है मीथेन। किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था? आंसर है गैलीलियो ने। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है नाभिकीय विखंडन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है मंदक के रूप में। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? आंसर है पायरोमीटर। साबुन को जल में घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तन काल कितना होता है? आंसर है 24 घंटे का। किसी बाल्टी में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बाल्टी में पानी का तल डैश रहेगा? आंसर है समान रहेगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के डैश होता है? आंसर है से अधिक होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? आंसर है ज्योति फ्लक्स का। किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों के ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? आंसर है प्रकाश संश्लेषण। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? आंसर है जड़त्व का नियम। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आंसर है अनंत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आंसर है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? आंसर है लोहा पाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? आंसर है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद 20 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। और फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स कमेंट करके आपने ये ज़रूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? कमेंट करके अपना आंसर बताना है और वीडियो कैसी लगी है अपना फीडबैक भी जरूर लिखना है कमेंट में। फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो का लाइक का टारगेट हमने 25,000 रखा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो मेरा करंट अफेयर का चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, करंट अफेयर्स बाय रवि। और एक चैनल है मेरा बेस्ट एग्ज़ाम, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और एक है रवि ब्लॉग्स, सभी का लिंक फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स जो हमारा टेलीग्राम है उसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, रवि स्टडी IQ GK।